Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is the end of bipolarity and this is the second part. इससे previous वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि what we have to study in this chapter. तो उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझे थे कि जब दो पोल्स में डिवाइड हो गया था वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो दैट वाज नोन एज द बाइपोलैरिटी, यानी दो पोल्स में वर्ल्ड डिवाइड हो गया था और किस तरह से इनके बीच में राइवलरी चली वो भी हम लोगों ने पिछले लेसन्स में जाना है। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर सोवियत संघ का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके पीछे क्या कारण था। तो हम लोग को ये समझना होगा कि सोवियत संघ का जो सिस्टम था, सोशलिज्म का मार्क्सिस्ट सिस्टम जो था, उनका कम्युनिस्ट सिस्टम, वो क्या था और किस तरह से उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, कि वो सोवियत सिस्टम जो उस समय था, जो जिसको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड के रूप में जान रहे हैं, तो उसका एंड हुआ तो क्यों हुआ और वो सिस्टम क्या था। आज का फोकस हम लोग का यही होगा वीडियो का कि वो जो सेकेंड वर्ल्ड का जो सिस्टम था, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो सोशल हो, जिस प्रकार का भी वो था उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, यूएसएसआर का ये फुल फॉर्म था कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, कम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917। जब 1917 में रशिया में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से सोशलिज्म का जन्म वहाँ पे हुआ और उसी ने यूएसएसआर को फॉर्म किया। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर द एलिगेरिटेरियन सोसाइटी। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ जो सोशलिज्म उभर करके सामने आया आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1970, जिसको हम लोग बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं हिस्ट्री में, वहाँ पर सोशलिज्म आया और सोशलिज्म जो था वो कैपिटलिज्म के ठीक अपोजिट था। यानी कि कैपिटलिज्म को अगर कोई नहीं मानता है तो वो सोशलिज्म है, वो सोशलिस्ट हैं। जो कैपिटलिस्ट नहीं है दे आर सोशलिस्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि द रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, द आइडिया ऑफ दैट रेवोल्यूशन वाज टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म इन रशिया। और ये जो सोशलिज्म था इट वाज अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर द एलिगेरिटेरियन सोसाइटी। एलिगेरिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है कि इक्वालिटी हो, वहाँ ऐसी सोसाइटी जहाँ इक्वालिटी देखने को मिले, ऐसी सोसाइटी को हम लोग एलिगेरिटेरियन सोसाइटी कहते हैं। दिस वाज द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिज्म का बेस यही है कि उसमें कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लोगों की लाई नहीं करेगी। देयर शुड बी नो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इन सोशलिज्म। और वो कॉमन चीज़ों की बात करते हैं, तो कॉमन प्रॉपर्टी जहाँ होगी वहीं पर सोशलिज्म लाई कर सकता है, और जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होंगी, जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी वहाँ कैपिटलिज्म आ जाएगा। तो कैपिटलिज्म में है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है किसी के पास कम पैसा है। तो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं, सोशलिज्म ये कहता है कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए वो सोशलिज्म कहता है कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सबको इक्वली जो उसके संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए अमंग द सोसाइटी। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सोशलिज्म कहते हैं और ये कैपिटलिज्म के बिल्कुल अपोजिट है। तो इस हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा था या ऐसा हुआ कि जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशंस थे उन सभी को बंद कर दिया गया और वहाँ पर एक कॉन्शियसली डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, और वहाँ पर जानबूझकर एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड हो।
यानी कि वहाँ इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ की बात हो रही थी कि वहाँ इकोनॉमिकली लोग इक्वल हो। द सोवियत सिस्टम गिव प्राइमरी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। वहाँ दो चीज़ों का बोलबाला हो गया। एक तो पहला कि स्टेट का बोलबाला हो गया कि ऑल द प्रॉपर्टीज विल लाई इन द हैंड ऑफ स्टेट एंड स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल इक्वली। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी और जितने भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें स्टेट को बिलोंग करेंगी। तो स्टेट का हाथ काफ़ी मजबूत हो गया, स्टेट के पास काफ़ी पावर्स आ गए जब सारे इकोनॉमिक सोर्स उस तक ही आ रहे हैं और वो ही है जो ये जज करेगा कि सबको इक्वली डिवाइड हुआ या नहीं। तो स्टेट बहुत पावरफुल उस समय हो गया। तो एक तो स्टेट पावरफुल हुआ और उसके इंस्टीट्यूशन पावरफुल हुए, स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन, क्योंकि स्टेट अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं और जिसके द्वारा वो पूरे कंट्री को गवर्न करता है। तो स्टेट सबके ऊपर था तो उसके इंस्टीट्यूशन भी उतने ही मजबूत हो गए ड्यूरिंग दिस पीरियड। और साथ में वो जो पार्टी थी वो पार्टी वहाँ बहुत मजबूत हो गई जो ये कहती थी कि वहाँ एक ही पार्टी होनी चाहिए, वन पार्टी रूल होना चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि वेरियस पार्टीज होती हैं लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होगी और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी होगी। तो द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ का जो पूरा सिस्टम था दैट वाज डिपेंड अपॉन ओनली वन पार्टी, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत सर, एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज और ऑपोजिशन वाज अलाउड। ना कोई अदर पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ चाहिए थी और ना ही कोई ऑपोजिशन को किसी तरह से परमिट किया जाता था वहाँ। यानी कि वहाँ वन पार्टी रूल थी और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ किसी भी पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं था। द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। जितने भी प्लानिंग्स होते थे, जितने भी देश के लिए प्लान्स बनाए जाते थे, दे वर प्लान्ड बाय द ऑल द इकोनॉमी एंड प्लान कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। वो वहाँ पर स्टेट के द्वारा कंट्रोल होते थे और स्टेट वॉज इन द हैंड ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारा जो पावर है वो स्टेट के हैंड में आ गया और स्टेट के हैंड से वो सीधे ही एक वन पार्टी के हाथ में चला गया और जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो ये एक सोवियत सिस्टम था उस समय जिसको हम लोग सोशलिज्म के नाम से जानते थे। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। अब हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया की सेना जो थी वो बर्लिन तक पहुंच गई थी, यानी कि जर्मनी की का जो कैपिटल था बर्लिन वहाँ तक पहुंच चुकी थी। तो बीच में जितने भी कंट्रीज आए वो सारे जो ईस्टर्न साइड के कंट्रीज थे जो बर्लिन और रशिया के बीच में थे, उनकी बात हो रही है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोप के ईस्ट के कंट्रीज थे, यानी जर्मनी से इधर रशिया की तरफ जितने भी कंट्रीज थे सारे लगभग कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर, और ये सारे सोवियत संघ के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्रीज वे आर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। और ये जितने भी कंट्रीज थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दे अडॉप्टेड सोशलिज्म। तो द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, और इकोनॉमिक सिस्टम भी जब सोशलिज्म को अपनाएंगे तो नेचुरली वो कैपिटलिज्म के अपोजिट है सोशलिज्म, तो कैपिटलिज्म तो नहीं है, वो सोशलिज्म को अपना रहे हैं, तो इकोनॉमी भी उनकी उसी ढंग की हो जाएगी। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्रीज, यानी कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जितनी थी उनकी इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम जो था कंट्रीज वेयर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर, और ये इसको मॉडल्ड कर दिया गया था यूएसएसआर के तर्ज पे, यानी कि वहाँ एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय रशिया। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वेर कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। तो these countries which were
ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, इनको क्या कहा जाता था, इनको और सोवियत संघ को मिला करके कहा जाता था कि ये एक ईस्टर्न ब्लॉक है या सेकेंड वर्ल्ड है या सोवियत ब्लॉक है, जो भी कह सकते हैं, नाम बहुत सारे हैं, है ना। तो उनको सेकेंड वर्ल्ड का नाम दिया गया और फर्स्ट वर्ल्ड यूएस को दिया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड यूएस है और सेकेंड वर्ल्ड सोवियत संघ है। The Wasco Pact, a military alliance, held them together. The USSR was the leader of this bloc. To bind all these Eastern European countries as a second world, there was a Wasco Pact, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वास्को पैक्ट क्या था। इसको हम लोगों ने जाना था कि एक तरफ यूएस ने जब नाटो बनाया तो यहाँ उसकी तर्ज पे वास्को पैक्ट किया गया और सारे, ये एक मिलिट्री अलायंस था जिसने सारे यूएसएसआर को एक तर्ज में बांध दिया, एक ब्लॉक के रूप में बांध दिया। तो आफ्टर द वास्को पैक्ट ए मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर, और वास्को पैक्ट जो था उसने यूएसएसआर को इंटैक्ट करने का काम किया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ दिस ब्लॉक, और इस तरह यूएसएसआर जो है ये ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको लेकर के एक बड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड बनाया और उसका अपने को लीडर उसने साबित किया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सोवियत इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएस। तो इसको सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कह सकते थे हम लोग उस समय कोल्ड वॉर के दौरान। ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी यूएस के बाद, यानी कि संपन्नता यहाँ थी लेकिन यूएस से कम थी। हर चीज़ें, चूँकि राइवलरी थी दोनों के बीच में, यूएस ब्लॉक और सोवियत ब्लॉक के बीच में, तो हर चीज़ में एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इनका रहता था कि अगर वो इकोनॉमी में बेटर कर रहे हैं तो इनको भी इकोनॉमी में बेटर करना है, अगर वो मिलिट्री में अपना कुछ वेपन्स बना रहे हैं तो इनको भी बनाना है। इस तरह का एक राइवलरी देखने को मिली कोल्ड वॉर के दौरान। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोवियत इकोनॉमी वाज द डेवलप देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएस, यानी ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के आया, उभरा। सोवियत ब्लॉक जो था जिसको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड के नाम से भी कह सकते हैं, तो इसने ये साबित किया कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेकेंड लार्ज इकोनॉमी है। इट हैज़ कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था। एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, उसके पास ऑयल था, आयरन था, स्टील था, मतलब नेचुरल रिसोर्स भरे पड़े थे, क्योंकि रशिया खुद में बहुत बड़ा एक कंट्री है। आज भी हम लोग देखते हैं कि रशिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है लैंड के मामले में, तो उसके पास लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा है, तो उसके पास नेचुरली कि उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो इट हैज़ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि बहुत अच्छा था कम्युनिकेशन नेटवर्क इनका। एनर्जी रिसोर्सेज इनके पास बहुत अच्छे थे, जैसे ऑयल, आयरन एंड स्टील इनके पास पर्याप्त मात्रा में था। मशीनरी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर वगैरह बहुत अच्छा था और हर तरह की मशीनरी वहाँ प्रोड्यूस होती थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट हैज़ अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस पिन्स टू कार, वहाँ की जो कंज्यूमर इंडस्ट्री थी वो बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर रही थी और वो एक पिन से लेकर के एक कार तक सब कुछ बना रहे थे यूएस ब्लॉक उस समय। इट इंश्योर्ड ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, और यही नहीं, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी सिटीजन्स के लिए, चूँकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये मोटो होता है कि ऑल द सोर्स ऑफ इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सिटीजन्स, है ना। तो वो काम बहुत अच्छे ढंग से उस शुरू में चला इन द सोशलिस्ट ब्लॉक। तो एक दे इट इंश्योर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट सब्सिडीज बेसिक नेसेसिटी इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम। तो हेल्थ, चाइल्ड केयर और जितने भी वेलफेयर स्कीम्स थे उनका बहुत अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन उस समय हो रहा था इन द सोशलिस्ट ब्लॉक। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ कोई अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन जो है कलेक्टिव कल्टीवेशन होता था, यानी कि सामूहिक ढंग से खेतों को जोड़ दिया जाता था और
वहाँ पर लोग सामूहिक ढंग से काम करते थे और उनकी नीड के अनुसार उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अनाज वगैरह, या पैसे उसके दिए जाते थे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी वहाँ डेवलप हुई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। There was no unemployment, land and productivity assets were owned and controlled by the Soviet states, और सब कुछ सोवियत स्टेट्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि उस समय काफ़ी संपन्नता दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो यूएस के बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभरा था सोवियत संघ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सोवियत सिस्टम बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, मेकिंग लाइफ्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिटीजन्स। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन हो गई थी, यानी कि नौकरशाह और अधिकारवादी हो गई थी वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, यानी कि ऑल द पावर्स वर लाइंग इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, यानी नौकरशाह जो थे उनके हाथ में मोस्ट ऑफ द पावर्स वर लाइंग। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई थी और अथॉरिटी इतनी टाइट थी ऊपर से कि वहाँ के सिटीजन्स जो थे दे आर फीलिंग वेरी डिफ़िकल्टी इन द सोसाइटी, और इस कारण से वो सोसाइटी में बहुत खराब फील कर रहे थे, बहुत डिफ़िकल्टी फील कर रहे थे। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिफ्ड पीपल हु ऑफ्टन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन द जोक्स एंड कार्टून्स। वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी और कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच वर नॉट प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। यहाँ तक कि वो अपने एक्सप्रेशन को जोक्स और कार्टून्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जोक्स और कार्टून्स के थ्रू भी अगर वो एक्सप्रेस करते थे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, या उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट वहाँ की नहीं करती थी, और वो सीधे सीधे इसको सोशलिज्म पर अटैक मानती थी और उनके खिलाफ, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो था वो अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी या कम्युनिस्ट पार्टी इनके खिलाफ या सोशलिज्म के खिलाफ या किसी प्रकार से उस आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं बोल पा रही थी, यानी कि उनको उनके सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो गवर्नमेंट थी उसने सीज कर रखा था, उसने बंद कर रखा था अपने अंदर। तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म, तो इसलिए ऐसा लगता था कि जैसे उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी। The one party system represented by the Communist Party of the Soviet Union has tight control over all the institution and was uncomfortable to the people. तो वहाँ most of the institution जो थी उनके लिए रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। The one party system represented the Communist Party, जो वन पार्टी सिस्टम थी वो एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करती थी, क्योंकि अदर किसी पार्टी के लिए कोई स्थान वहाँ पे नहीं था। द सोवियत यूनियन हैज़ टाइट कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन, और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी इसकी बहुत पकड़ इंस्टीट्यूशन के ऊपर जोरदार थी, और वो और भी टाइट करते जा रही थी उस सारे इंस्टीट्यूशंस को, जिससे पब्लिक जो है वो रिलैक्स फील नहीं कर रहे थे, या उनको लग रहा था जैसे उनके फ्रीडम को सप्रेस किया जा रहा है, इस टाइप की फीलिंग उनके अंदर आ रही थी। एंड वॉज अनकम्फर्टेबल फॉर द पीपल, और इसलिए वहाँ के पीपल जो है वो अनकम्फर्टेबल थे। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द आर्ग्यू ऑफ द अर्ज ऑफ द पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स। अब जो ये 15 कंट्रीज़ को मिलकर जो ये सोवियत ब्लॉक बना था, इसमें रशिया डोमिनेट करती थी, यानी अपने सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को उसने एक तरह से ज़बरदस्ती या बलपूर्वक रूप से वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ था, और वो उन 15 कंट्रीज़ जो सोवियत ब्लॉक की पार्ट्स थी बट नॉट इन द रशियन, दे वर इन द सोवियत ब्लॉक बट रशिया से बाहर की कंट्रीज़ थी जो 15, उनकी स्थिति ये थी कि दे मैनेज देयर ओन अफेयर्स, कि वो अपने अफेयर्स को भी खुद से मैनेज करने में असफल थी, और उनके कल्चरल अफेयर्स को भी किसी न किसी तरह से उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती थी बाय द सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ रशिया। यानी सोवियत संघ की जो गवर्नमेंट थी वो इन 15 कंट्रीज से मिल के बनी थी यूएसएसआर,
लेकिन इनको इग्नोर करती थी क्योंकि वो कल्चरली डिफरेंट थे। जैसे कि कुछ जगहों पे इस्लाम को माना जाता था, तो वो लोग को फ्रीडम नहीं थी अपने प्रेयर्स वगैरह करने की या उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली करने के लिए। तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही थी, जिससे लोग कहीं ना कहीं अंदर से बहुत असंतुष्ट थे ये सोशलिज्म के आइडियोलॉजी से। उनको लग रहा था जैसे उनके ऊपर किसी तरह से थूप दिया गया है सोशलिज्म को। 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूएसएसआर, ये 15 जो 15 कंट्रीज थी, दे इंक्लूडिंगली मेक यूएसएसआर। रशिया और ये 15 कंट्री मिलके ये सोवियत ब्लॉक बना था। तो 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट यूएसएसआर, इन रियलिटी रशिया डोमिनेट एवरीथिंग। और यहाँ पर रशिया का डोमिनेशन साफ साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि वो अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को इन 15 कंट्रीज़ पर ज़बरदस्ती एक तरह से बलपूर्वक उस पर डाला हुआ था उसने सोशलिज्म के ऊपर। और द पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफ्टन सप्रेस्ड। और वो लोग अपने आप को, इन 15 कंट्रीज़ के लोग अपने आप को नेग्लेक्टेड और सप्रेस्ड महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सोशलिज्म उनके लिए अच्छा नहीं है और उन्हें मजबूरी में इसको एडॉप्ट करना पड़ रहा है। इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस। कुछ मामलों में तो वो यूएस को मैच करता था यूएसएसआर, जैसे कि मिलिट्री और आर्म्स के रेस में वो यूएस को मैच करता था, यानी उसके बराबर चलता था, इक्वल था। द सोवियत यूनियन लेग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फुलफिलिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन्स। कुछ मामलों में वो बिल्कुल ही पीछे चल रहा था यूएस के कंपैरिजन में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो चीज़ें थी उनमें वो काफ़ी पीछे था यूएस से, और वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा था। द सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन मोर। और जब आक्रमण किया सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर इन 1979, तो उसने इस लड़ाई ने और भी यूएसएसआर को इकोनॉमिकली वीक बना दिया। वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो। वेजेस तो ठीक ठाक बढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था उनमें, बट प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फील कंसिडरेबली बिहाइंड द वेस्ट। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में और प्रोडक्टिविटी के मामले में वो लगातार उसकी प्रोडक्शंस कम होते जा रहे थे, और उसके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं रह गई जितनी कि टेक्नोलॉजी में यूएस डेवलप कर रहा था उस समय। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकली और प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं वो यूएस से काफ़ी पिछड़ता जा रहा था यूएसएसआर। दिस लीड टू द शॉर्टेज। और ये प्रोडक्टिविटी जो थी उसमें कमी जब आई, तो उसके चलते मार्केट में बहुत सारे शॉर्टेज देखने को मिलने लगे गुड्स के, एंड इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। और ऐसे कंज्यूमर गुड्स जो थे उनमें काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिलने लगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अभी भी काफ़ी टक्कर दे रहा था यूएस को, लेकिन अन्य मामलों में वो अपने पीपल्स के एस्पिरेशन पर खरा नहीं उतर रहा था, उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। उनकी जो आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ थी गवर्नमेंट से, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक असंतुष्ट थी सोवियत गवर्नमेंट से। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ये पूरा सिस्टम क्या था सोवियत संघ का, ये बहुत बृहद रूप से हम लोगों ने समझा इस क्लास में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।